नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। भारत बना यूएनसीईबीडी का सदस्य, बिग डेटा के एनालिसिस में होगा फायदा। 2014 में गठित हुआ था प्लेटफॉर्म। ओडिशा सरकार देगी 20,000 रुपए की पेंशन। इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद रहे लोगों को मिलेगी पेंशन। इमरजेंसी को बताया डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कार्यपालिका और विधायिका पर छोड़ी जिम्मेदारी। भारत में रिजर्वेशन का लंबा है इतिहास। आइए शुरू करें। भारत यूएनसीईबीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर आर्टिफिशियल स्टैटिस्टिक्स का सदस्य बन गया है। यूएनसीईबीडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिग डेटा के अवसरों और चुनौतियों के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों पर इसकी रिपोर्टिंग के लिए इसकी क्षमता का पता लगाने के लिए स्थापित किया गया है। यूएनसीईबीडी का गठन हुआ था साल 2014 में। ऑस्ट्रेलिया इस प्लेटफॉर्म का पहला अध्यक्ष था। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता साउथ अफ्रीका को हासिल है। वहीं 2 सदस्य उपाध्यक्ष के तौर पर भी काम करते हैं। इनमें डेनमार्क और यूके शामिल हैं। इसमें भारत समेत 31 सदस्य देश शामिल हैं। वहीं 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इसकी सदस्यता हासिल है। सालाना तौर पर इसका एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म का सदस्य बनने से भारत को कई लाभ होंगे, जैसे एक तो भारत की सांख्यिकी क्षमताएं बेहतर होंगी। दूसरा फायदा होगा कि बिग डेटा के क्षेत्र में जो भी बेहतरीन प्रैक्टिसेस दुनिया में चल रही होंगी, भारत को उनकी पहुंच हासिल होगी। सतत विकास लक्ष्यों की मॉनिटरिंग आसानी से हो सकेगी। आर्थिक और नीतिगत स्तर के लाभ हासिल होंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये बिग डेटा है क्या? देखिए, बिग डेटा बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स होते हैं जिन्हें परंपरागत डेटा प्रोसेसिंग टूल्स जैसे कि स्प्रेडशीट के जरिए प्रोसेस नहीं किया जा सकता। इसमें स्ट्रक्चर डेटा होता है जो कि इन्वेंट्री डेटाबेस से लेकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की लिस्ट तक हो सकती है। इसमें शेक्सपियर के लिखी किताबों से लेकर किसी कंपनी के पिछले 10 सालों की बजट शीट तक हो सकती है। बिग डेटा को हर कंपनी और देश मैनेज क्यों करना चाहते हैं? आज के दौर में बिग डेटा के बहुत सारे काम हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी कपड़े बेचती है। अगर उस कंपनी के पास ये डेटा हो कि एशिया में 18 से 30 साल के लोग किस तरह के डिज़ाइन के कपड़े और किस रेंज के कपड़ों पर इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी एशियन मार्केट के लिए उसको डिज़ाइन कर सकती है, उसके रेंज पर काम कर सकती है। मार्केट में लॉन्च होने से पहले हर प्रोडक्ट के लिए कंपनीज इस तरह की रिसर्च पर काम करती हैं। इसमें प्रोडक्ट की पैकेजिंग से लेकर उसकी डिज़ाइन, कॉस्ट, हर चीज़ के लिए पहले मार्केट के बिग डेटा को एनालाइज किया जाता है। यूट्यूब में किस तरह की ऑडियंस किस टॉपिक के वीडियोस को पसंद कर रही है, ये भी एक बिग डेटा है। ऐसे ही देशों के स्तर पर गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़े बिग डेटा का एनालिसिस किया जाता है। 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और इस मौके पर विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग और नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। ये दिन भारत के प्रसिद्ध फिलोसफर, महान संत और धार्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1984 में उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। यकीनन स्वामी विवेकानंद भारतीय युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकती हैं। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता की संज्ञा दी। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह की रिक्वेस्ट पर उन्होंने अपना नाम सच्चिदानंद से बदलकर विवेकानंद रख लिया था। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के मकसद से उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यहाँ पर यह ध्यान रखता है कि परमहंस मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस जी ने ही की थी। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक संगठन था, लेकिन इसने अन्य धर्मों को भी महान बताया। इसने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। इसके मुताबिक मूर्ति पूजा उपासना का सरल तरीका है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में लोगों को बताया कि वेदांत केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि सभी मनुष्यों का धर्म है। इस मौके पर उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत मेरे भाइयों और बहनों के नाम से की थी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। इस स्पीच में उन्होंने यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सहिष्णुता और धर्म जैसे मुद्दों पर बात की थी और वहाँ मौजूद लोगों ने स्वामी जी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। उन्होंने पश्चिमी दुनिया का भारत के वेदांत और योग दर्शन से परिचय कराया। उन्होंने नव वेदांत का प्रचार किया, जो कि हिंदू धर्म के पश्चिमी दृष्टिकोण से की गई व्याख्या है।
नव वेदांत के मुताबिक माया को पूरी तरह असत्य नहीं कहा जा सकता। उनके अनुसार यह जगत सापेक्ष सत्य है और हमें इसे पूरी तरह नकारने के बजाय इसे समझकर इसके साथ जीना सीखना होगा। विवेकानंद जी ने ज्ञान के साथ कर्म का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा कि मोक्ष के लिए केवल ज्ञान नहीं बल्कि कर्म भी जरूरी है। उनका मानना था कि धर्म और ज्ञान का उपयोग केवल साधु संतों या विशेष व्यक्तियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे हर व्यक्ति के जीवन में उतारा जा सकता है। नव वेदांत के अनुसार धर्म केवल आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज की सेवा और कर्म में भी प्रकट होना चाहिए। उन्होंने कर्म और ज्ञान को जोड़ा और कहा कि केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलेगा, बल्कि कर्म के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ की स्थापना की, जो उनका स्थायी आवास रहा। उनकी प्रमुख किताबों में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग शामिल है। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान। SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा। डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर एक बार फिर से टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जो भी पहले से रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं उन्हें आगे के रिजर्वेशन से हटा देना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने गेंद विधायिका और कार्यपालिका के पाले में कर दी है। कोर्ट के मुताबिक अब ये विधायिका और कार्यपालिका के हाथ में है कि वे फैसले को कानूनी तरीके से लागू करें। कोर्ट के मुताबिक ऐसे लोग जो बीते 75 सालों में रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं और अन्य लोगों के साथ बराबरी से मुकाबला करने के योग्य हैं, उन्हें रिजर्वेशन से बाहर किया जा सकता है। कोर्ट की 2 जजेस की बेंच की अध्यक्षता जस्टिस BR गवई कर रहे थे। बेंच में दूसरे जज के तौर पर AG मसीह शामिल थे। दरअसल कोर्ट में 7 जजेस की एक बेंच द्वारा अगस्त 2024 में दिए गए फैसले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। अगस्त 2024 के फैसले में कोर्ट ने राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर दिए गए रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटा बनाने को मंजूरी दी थी। यह फैसला जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 6-1 से सुनाया था और इस फैसले में जस्टिस बेला M त्रिवेदी खिलाफ थी। कोर्ट के मुताबिक ऐतिहासिक साक्ष्य संकेत देते हैं कि अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग नहीं है, इसलिए आरक्षण देते वक्त इनके भीतर कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। देखिए, SC और ST के भीतर भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण मिलने के बावजूद भी उस स्तर का विकास नहीं मिल पाया है। इसलिए अगर राज्यों को ये शक्ति हो कि वे SC और ST के भीतर भी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं तो ये विकास ज़्यादा समावेशी हो सकेगा। कोर्ट ने इस फैसले में 2004 के EV चिन्नैया मामले में 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को पलटा था। इसमें कहा गया था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए SC की उपश्रेणी बनाने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि भारत के मैटर में आरक्षण का अर्थ है समाज के कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों, विधायिकाओं और शैक्षणिक संस्थानों में एक निश्चित संख्या में सीटों को आरक्षित करना। भारत में आरक्षण नीति एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में पेश की गई थी, जिसका मकसद राज्य के तहत हर सेवा में पिछड़े वर्गों की समानता और पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना था। भारत में आरक्षण नीति को कुछ जातियों के अपलिफ्टमेंट के मकसद से अपनाया गया था, जो हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के प्रचलन के कारण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के अधीन थी। भारत में रिजर्वेशन के इतिहास की बात करें तो आरक्षण नीति मूल रूप से 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले द्वारा विकसित की गई थी। हालांकि भारत में वर्तमान प्रचलित आरक्षण प्रणाली 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड के रूप में पेश की गई थी। इसके प्रावधानों के तहत यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, मुस्लिम, सिख और दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र थे। लेकिन 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि हिंदुओं के लिए एक ही चुनाव होगा जिसमें दलित वर्गों के लिए रिजर्वेशंस होंगे। फिर जब संविधान सभा भारत का संविधान बना रही थी तब ये सबको ज्ञात था कि भारतीय समाज में जाति पर आधारित सामाजिक भेदभाव समाज में समानता के लिए एक बड़ी चुनौती है।
104वें संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण की अवधि को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ओडिशा राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक इमरजेंसी के दौरान ओडिशा की जेलों में बंद रहे लोगों को पेंशन दी जाएगी। ऐसे लोगों को हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देने की घोषणा की गई है। ओडिशा राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक ऐसे लोग जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 या द डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया रूल्स के चलते ओडिशा की जेलों में बंद रहे हों, उन्हें राज्य सरकार द्वारा पेंशन और अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। पेंशन की राशि जीवित व्यक्तियों जो कि 1 जनवरी 2025 तक जीवित थे उनके पक्ष में स्वीकृत की जाएगी, चाहे उनकी डिटेंशन या हिरासत की अवधि कुछ भी हो। ये लाभ 1 जनवरी 2025 से प्रदान किए जाएंगे। हालांकि राज्य सरकार के पास आपातकाल के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की सही संख्या और उनमें से कितने अब तक जीवित हैं इस बारे में कोई आधिकारिक डेटा नहीं है, लेकिन इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार आपातकाल में जेल में बंद लोगों की पहचान करने के लिए जेल रिकॉर्ड को एनालाइज करेगी। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को आंतरिक और बाहरी खतरों का हवाला देते हुए 1975 से 1977 के बीच 21 महीने का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल या इमरजेंसी की घोषणा का प्रावधान किया गया है। पॉलिटी के ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझाने के लिए मैंने YouTube पर पॉलिटी की क्लासेस भी शुरू की हैं। वहां पर आप ऐसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को मेरे साथ डिटेल में समझ सकते हैं। क्लासेस की प्लेलिस्ट कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएंगी। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसके लिए हिंदी शब्द है पारिस्थितिक पदचिन्ह। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट प्राकृतिक संसाधनों पर मनुष्य की निर्भरता को मापने की एक विधि है, जिसमें यह गणना की जाती है कि किसी विशेष जीवन शैली को बनाए रखने के लिए पर्यावरण की कितनी जरूरत है। यह प्रकृति की मांग बनाम आपूर्ति को मापता है। इसे ऐसे समझिए कि इंसान अगर उतना ही प्रदूषण करे जितना उसके मौजूदा पर्यावरण द्वारा झेला जा सके, तब तो बैलेंस बना हुआ है। अदरवाइज आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। एक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क नाम से वेबसाइट है, आप उस पर जाएंगे तो वो आपकी लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ बेसिक सवाल पूछेंगे। इसके बाद आपको आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेट करके दे दिया जाता है। आप अपना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेट करके कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। पहला सिल्वर नोटिस जारी किया गया। यह इंटरपोल की एक नई पहल है जिसका मकसद देशों को आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों को ट्रैक और रिकवर करने में मदद करना है। इस पहल को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी और पर्यावरण अपराधों से संबंधित संपत्तियों को ट्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 52 देशों को शामिल करते हुए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है। यह पायलट प्रोजेक्ट नवंबर 2025 तक चलेगा। इससे भारत को काले धन और अपराधियों से जुड़ी संपत्तियों की रिकवरी में मदद मिल सकती है और देश में वित्तीय अपराधों पर काबू पाने में सहायता मिलेगी। ट्राइकोफाइटन इंडोटिनी नामक फंगल इन्फेक्शन को 2020 में भारत और नेपाल से लिए गए सैंपल के आधार पर नामित किया गया था। यह नाम भारत और नेपाल से जुड़ा हुआ था। हाल ही में 30 से अधिक त्वचा रोग विशेषज्ञों ने इस नाम को बदलने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि इस फंगस का नाम भारत से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि यह 40 से अधिक देशों में पाया गया है और इसका वैज्ञानिक नामकरण किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों ने भौगोलिक नामकरण की आलोचना करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नामकरण की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह फंगस त्वचा, बाल और नाखूनों में समस्याएं उत्पन्न करता है और खासकर पेट, चेहरे और अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह त्वचा संपर्क और संदूषित वस्तुओं के माध्यम से फैलता है और एंटी फंगल दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जी मोड़ या फिर सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। इस टनल का निर्माण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग लगभग 12 किलोमीटर लंबी है, जिसमें जी मोड़ टनल 6.4 किलोमीटर और 5.6 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड है। इसमें आपातकालीन स्थिति के लिए समानांतर 7.5 मीटर चौड़ा एग्जिट मार्ग भी है। पहले इसे बनाने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की एजेंसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दी गई थी। बाद में इसे केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय की एजेंसी राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया।
यह अनावरण नई दिल्ली में आयोजित भारत जलवायु मंच 2025 के दौरान किया गया। यह मंच सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए है। यह नवाचार को बढ़ावा देगा और भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर बनाने में मदद करेगा। भारत जलवायु मंच 2025 का मकसद नीति निर्माताओं, उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों और वैश्विक सहयोगियों को एक साथ लाकर निवेश को बढ़ावा देना है और नई साझेदारियां बनाना है, जो भारत को सतत समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाने के लिए पिंक कलर का लिक्विड आग पर गिराते देखा जा रहा है। इसे पिंक फायर रिटार्डेंट या फिर फॉस्चेक के नाम से जाना जाता है, जो एक रासायनिक मिश्रण है। इसे आमतौर पर जंगल की आग को बुझाने या फैलने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मुख्य रूप से अमोनियम फॉस्फेट या फिर अन्य फॉस्फेट आधारित रसायन से बना होता है। यह पानी की तरह आसानी से इवोपरेट नहीं होता और लंबे समय तक बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ आग के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और यह रासायनिक मिश्रण आग को मिलने वाली ऑक्सीजन को रोक देता है, जिससे आग ज्यादा तेजी से नहीं फैलती। हालांकि इसका इस्तेमाल कुछ पर्यावरणीय चिंताओं को भी जन्म देता है, जैसे कि इसके द्वारा छोड़े गए जहरीले रसायन जल स्रोतों और जलीय जीवन के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में सिल्वर नोटिस खबरों में रहा था, इसे किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जारी किया गया? इंटरपोल, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल? दूसरा प्रश्न है, यूएनसीईबीडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के पास है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित कौन से सवाल मैंने पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वैगई, भरतपूजा, पेरियार या फिर पंबा? सही जवाब है पेरियार, यानी विकल्प सी। और दूसरा प्रश्न, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर यूएनडीपी? सही जवाब है विकल्प ए, यानी विश्व आर्थिक मंच। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को लाइक कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब भी देने हैं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।